अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है सोर्सेज ऑफ नॉलेज। आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंड डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज। आज हम डिफरेंट सोर्सेज जो नॉलेज की हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। Acquiring knowledge in nursing. Acquiring knowledge in nursing is essential for the delivery of quality, safe patient and family nursing care. नर्सिंग में नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम सेफ पेशेंट केयर जो है वो प्रोवाइड करें और क्वालिटी नर्सिंग केयर पेशेंट को प्रोवाइड करें। Some key question about knowledge include the following. कुछ की क्वेश्चन है नॉलेज के बारे में, वो कौन से हैं? व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज क्या है? हाउ इज नॉलेज एक्वायर्ड इन नर्सिंग? और नर्सिंग में ये नॉलेज कहाँ से आई? इज मोस्ट ऑफ नर्सिंग नॉलेज बेस्ड ऑन रिसर्च? क्या ज़्यादातर जो नर्सिंग नॉलेज है या नर्सिस के पास नॉलेज है वो रिसर्च पे बेस्ड है या फिर नहीं? तो ये वाले कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हमारे माइंड में आती हैं जब हम नॉलेज इन नर्सिंग की बात करते हैं। क्लियर? Where this knowledge ultimately comes from? आखिर ये knowledge आई कहाँ से? फंडामेंटल सोर्सेज ऑफ नॉलेज कौन से हैं? तो नॉलेज कहाँ से आई, उसके कौन कौन से सोर्सेज हैं? ट्रेडिशन से आई, अथॉरिटी से आई, बोरोइंग, रोल मॉडलिंग, पर्सनल एक्सपीरियंस, ट्रायल एंड एरर, इंट्यूजन और लॉजिकल रीजनिंग। ये वो सारे सोर्स हैं जहाँ से नर्सिस के पास नॉलेज आई या नर्सिंग में नॉलेज जो है वो इन सोर्सेज से आई। अब इन सबको वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं। एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू नर्सिंग रिसर्च। तो कुछ जो नॉलेज है वो रिसर्च को यूज करते हुए भी आई। वो कौन कौन से सोर्सेज हैं? वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, साइंटिफिक मेथड, रिसर्च मेथड। आवाज आ रही है सबको मेरी? ट्रेडिशन, सबसे पहला जो सोर्स है वो है ट्रेडिशन। Tradition, this represent knowledge based on truth and beliefs that come from custom and trend. ट्रेडिशन वो वाली नॉलेज है जो कि रस्म रिवाज के ऊपर बेस करती है। हमारे पास जो रस्म रिवाज हैं वहाँ से जो नॉलेज है वो ट्रेडिशन कहते हैं उसको। ट्रेडिशन फ्रॉम द पास्ट इज कम्युनिकेटेड टू द प्रेजेंट विच इज इफेक्टिव इन डिफरेंट नर्सिंग प्रैक्टिसेस। और जो रस्म रिवाज चलते आ रहे हैं पहले लोगों से वही हम इसको यूज करते हैं। तो कुछ नॉलेज है वो हमारे पास ट्रेडिशन से आती है। फॉर एग्जाम्पल मैनी हेल्थ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैव ट्रेडिशनल आइडियाज। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज और प्रोसीजर है जो कि हम नर्सिंग में यूज करते हैं जो कि पहले वाले लोगों से चले आ रहे हैं। हम भी इनको
वैसे ही आगे चलाते रहते हैं। तो ये वाली जो नॉलेज है इसको कहते हैं ट्रेडिशन। Tradition can positively influence nursing practice because they were developed from effective past experience। तो ट्रेडिशन जो है वो उसका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है नर्सिंग प्रैक्टिस पे, क्योंकि वो पीछे वाले जो पिछले लोग हैं उनके पास एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस करती है। However, tradition also can narrow and limit the knowledge scope for nursing practice। और कुछ ट्रेडिशन की वजह से नॉलेज जो है वो नर्सिंग प्रैक्टिस में लिमिटेड भी हो जाता है। For example, nursing units are frequently organized and run according to set rules or traditions that may not be efficient or effective। जैसे कि ड्यूटीज जो आपकी लगती हैं वार्ड्स में, वही पुराने रोस्टर को फॉलो करते हुए वही सिस्टम चला आता है, तो कभी कभी ट्रेडिशन इफेक्टिव नहीं भी होती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ट्रेडिशन इफेक्टिव होती है क्योंकि ये पास्ट एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस करती है। ट्रेडिशन है क्या, मैं रिपीट कर देती हूँ। ट्रेडिशन वो नॉलेज है जो कि रस्म रिवाज से या पहले से जो चीज़ें चली आ रही हैं उनके ऊपर बेस करती है, इसको कहते हैं ट्रेडिशन। ये इफेक्टिव भी होती है और इफेक्टिव नहीं भी होती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो पहले से चली आ रही हैं वो गलत भी हो सकती हैं। अगर हम उन्हीं को यूज़ करते रहेंगे तो वो वाली नॉलेज जो है वो हमारे पास एफिशिएंट या इफेक्टिव नॉलेज नहीं होगी। Often these traditions are neither questioned nor changed because they have existed for years and are frequently supported by those with power and authority। Often these traditions are neither questioned nor changed। तो जो इसमें ना तो कोई क्वेश्चन किया जाता है, जैसे ड्यूटी रोस्टर जो चला आ रहा है वही चला आ रहा है, ना कोई पूछता है कि इसको चेंज करना है, और ना ही उसको चेंज किया जाता है, चाहे वो इफेक्टिव हो चाहे वो इफेक्टिव ना हो। Nurses' body of knowledge need to be more evidence-based than traditional if nurses are to have a powerful impact on patient outcome। तो nurses knowledge जो है वो evidence based होनी चाहिए, ट्रेडिशनल बेस नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर ड्यूटी हो तो दूसरे में नर्सिस से जो स्टाफ है वो काम में अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लेना
है। अथॉरिटी। नेक्स्ट जो है सोर्स वो है अथॉरिटी। अथॉरिटी को विजडम भी कहते हैं। इज डिफाइंड एज अ पर्सन विद एक्सपर्टीज एंड पावर हु इज एबल टू इन्फ्लुएंस ओपिनियन एंड बिहेवियर। तो वो बंदा जिसके पास एक्सपर्टीज और पावर होती है वो दूसरों के ओपिनियन और बिहेवियर को चेंज कर सकता है। इसको कहते हैं authority। For example, nurses who have enough knowledge and publish articles and books. Authority is one of the source of knowledge. Students usually view their instructors as authority, और जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने इंस्ट्रक्टर को अथॉरिटी के तौर पे देखते हैं। एंड क्लिनिकल नर्सिंग एक्सपर्ट्स और क्लिनिकल नर्सिंग एक्सपर्ट्स में आर कंसीडर्ड अथॉरिटीज इन क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस। क्लिनिकल में जो है क्लिनिकल एक्सपर्ट्स को कंसीडर किया जाता है अथॉरिटी, और अगर कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो एज अथॉरिटी यूज होंगे, और आपके पास जो नॉलेज है वो अथॉरिटी से सीखिए। It is important that nurses with authority teach and practice based on research evidence versus being based on custom and tradition. तो अथॉरिटी वाली जो नर्सेज होती हैं वो एविडेंस बेस्ड टीचिंग देती हैं एज कम्पेयर टू कस्टम और ट्रेडिशन के, क्योंकि उनके पास ज़्यादा नॉलेज होता है एज कम्पेयर टू वो नॉलेज जो हम ट्रेडिशन से हासिल करते हैं। अभी तक हमने दो सोर्स ऑफ नॉलेज पढ़े हैं। पहला पढ़ा था ट्रेडिशन। ट्रेडिशन क्या है? ट्रेडिशन वो नॉलेज है जो रस्म और रिवाज पे बेस करती है, जो कि हमारे नर्सिंग प्रैक्टिस में जो चीज़ें शुरू से चली आ रही हैं उन्हीं चीज़ों को हम भी फॉलो करते हैं, तो वो एक सोर्स ऑफ नॉलेज हो गया ट्रेडिशन। और दूसरा पढ़ा हमने अथॉरिटी। अथॉरिटी वो पर्सन को कहते हैं जिसके पास एक्सपर्टीज और पावर हो और जो दूसरों के बिहेवियर और ओपिनियन को चेंज कर सके, उसको कहते हैं अथॉरिटी। तो नॉलेज का एक सोर्स आ गया ट्रेडिशन और दूसरा सोर्स है अथॉरिटी। जैसे कि कॉलेज में इंस्ट्रक्टर एज अथॉरिटी यूज होंगे और क्लिनिकल साइड पे क्लिनिकल एक्सपर्ट यहाँ पे सुपरवाइजर होते हैं वहाँ पे वो। थर्ड है बोरोइंग। बोरोइंग का मतलब होता है उधार लेना। इट इज डिफाइंड एज नॉलेज टेकन फ्रॉम अदर फील्ड्स एंड यूटिलाइज्ड इन नर्सिंग प्रोफेशन। तो बोरोइंग में वो वाली नॉलेज आ जाती है जो हम दूसरी फील्ड से लेते हैं और उसको नर्सिंग प्रोफेशन में यूटिलाइज करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल नॉलेज फ्रॉम मेडिसिन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। जैसे आप मेडिसिन भी पढ़ते हो, साइकोलॉजी भी पढ़ते हो, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अलावा सोशियोलॉजी पढ़ते हो, तो ये वाली जो नॉलेज है इसका सोर्स को कहेंगे बोरोइंग, जो कि हमने दूसरे प्रोफेशन से बोरो की है। प्योर नर्सिंग की नॉलेज नहीं है ये। For example, borrowing the example as some nurses have used the medical model to guide their nursing practice, thus focusing on the diagnosis and treatment of the disease। जैसे कि कुछ नर्सेज जो है वो मॉडल यूज करती हैं नर्सिंग प्रैक्टिस में,
तो वो वाली नॉलेज जो है वो बोरोइंग है, वो दूसरी फील्ड से हमने बोरो की हुई है, वो प्योर नर्सिंग की नॉलेज नहीं है। तो सोर्स ऑफ नॉलेज में थर्ड वाला जो है वो है बोरोइंग, सब दूसरे प्रोफेशन से नॉलेज को बोरो करना। अच्छा, कोई स्टूडेंट को इश्यूज आ रहे हैं तो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। आज हमें पढ़ना है सोर्स ऑफ नॉलेज इन नर्सिंग। नर्सिंग में नॉलेज कहाँ से आई है, नर्सिंग के पास जो नॉलेज है वो कहाँ से आई। तो नॉलेज जो है वो बहुत ज़रूरी है नर्सिस के लिए, ताकि वो क्वालिटी केयर पेशेंट को प्रोवाइड करें और सेफ पेशेंट केयर प्रोवाइड करें। अब क्वेश्चन ये है कि नॉलेज है क्या, नॉलेज नर्सिंग में कहाँ से आई, और क्या ये जितनी भी नॉलेज नर्सिस के पास है क्या ये सारे रिसर्च बेस्ड है या रिसर्च के अलावा भी डिफरेंट सोर्सेज है जहाँ से नॉलेज नर्सिस के पास आई। तो क्वेश्चन है वेयर दिस नॉलेज अल्टीमेटली कम्स फ्रॉम, ये नॉलेज आई कहाँ से, वही अब हमने सोर्स डिफरेंट करने हैं कि जो नर्सिस के पास नॉलेज है वो कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से उनके पास ये नॉलेज आई। ये ये वाले फॉलोइंग सोर्सेज हैं: ट्रेडिशन, अथॉरिटी, बोरोइंग, रोल मॉडलिंग, पर्सनल एक्सपीरियंस, ट्रायल एंड एरर, इंटीरियर लॉजिकल रीजनिंग। ये वाले सोर्सेज हैं जिनसे नर्सिस के पास नॉलेज है। और जो रिसर्च पे सोर्सेज हैं वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, साइंटिफिक मेथड और रिसर्च मेथड। सबसे पहला सोर्स है, वो सोर्स जहाँ से नर्सिस के पास नॉलेज आई वो है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन क्या है, जिसकी रिप्रेजेंट नॉलेज बेस्ड ऑन ट्रुथ एंड बिलीफ दैट कम फ्रॉम कस्टम एंड ट्रेंड। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं चीजों की नॉलेज हमारे पास हम अपने इर्द गिर्द परिवार से देखते हैं वहां से आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आईवी कैंडिडेशन पास करने से पहले पीरियड्स का हाथ को फेरना। तो तभी आप नर्सिंग में नहीं भी आए होंगे तो आपके पास ये नॉलेज होगी कि इंजेक्शन लगाने से पहले पीरियड पैप जो है वो उससे बॉडी पार्ट को साफ किया जाता है। तो ये वाली नॉलेज आपके पास कहाँ से आई, ट्रेडिशन से। मतलब जो चीजें चली आ रही हैं जो आपने देखी हैं वो एक सोर्स ऑफ नॉलेज था आपके पास। इसी तरह बहुत सी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होती हैं जो कि चले आ रहे होते हैं और हमें उन्हीं पॉलिसीज और प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। और ये सारे बेस कर रहे होते हैं ट्रेडिशन पे। पास्ट पीपल्स हैं या पहले वाले जो लोग हैं उन्होंने इन चीज़ों को बनाया होता है, हम जस्ट उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये फर्स्ट सोर्स जो है नॉलेज का कि नर्सिस के पास नॉलेज कहाँ से आई, पहला सोर्स है ट्रेडिशन। दूसरा सोर्स है अथॉरिटी। अथॉरिटी वो वाले पर्सन जिनके पास पावर और एक्सपर्टीज हो और जिससे वो दूसरों के बिहेवियर को चेंज कर सके, उसको कहते हैं वो एक अथॉरिटी है उसको वाले पर्सन के पास। और हम बहुत सारी नॉलेज जो है वो अथॉरिटी वाले पर्सन से लेते हैं।
तो अथॉरिटी में अगर हम बात करें कॉलेज में, तो आपकी जो नर्सिंग इंस्ट्रक्टर हैं वो अथॉरिटी हैं, जिससे आप सोर्स ऑफ नॉलेज है। और अगर क्लिनिकल की बात करें तो वहाँ पे जो क्लिनिकल सुपरवाइजर है या वहाँ पे जो हेड नर्सिस है वो अथॉरिटी में आ जाएंगे और आपके लिए ये दोनों सोर्स ऑफ नॉलेज है। थर्ड है बोरोइंग। बोरोइंग का होता है उधार लेना दूसरे फील्ड से, जो हम नॉलेज नर्सिंग में यूटिलाइज करते हैं उसको हम कहते हैं बोरोइंग। Role modeling. Role modeling is learning where novice nurses imitate expert nurses through interaction. Novice nurses होता है न्यू नर्सेस, इमिटेट नकल करना। रोल मॉडलिंग में क्या करती हैं, जो न्यू नर्सेस होती हैं वो एक्सपर्ट नर्सेस की नकल करती हैं जब उनका उनके साथ इंटरेक्शन होता है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो रोल मॉडलिंग के थ्रू उनके पास नॉलेज आ जाता है। जैसे आपकी क्लिनिकल में ड्यूटी लगती है तो भी आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी भी नहीं होती, लेकिन आप वहाँ पे स्टाफ नर्सिस को काम करता देखते हो तो आपके पास बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज आ जाती है, फिर आप भी वैसे ही करते हो। तो ये जो है इसको कहते हैं रोल मॉडलिंग। रोल मॉडल्स इंक्लूड admired teachers, expert clinicians, researchers, or those who inspire others through their example। तो रोल मॉडलिंग में टीचर आ जाते हैं, एक्सपर्ट क्लिनिशियन आ जाते हैं, रिसर्चर आ जाते हैं और वो सारे लोग आ जाते हैं जिनसे आप इंस्पायर होके उनको एज अ एग्जाम्पल देखते हो और फिर उनको इमिटेट करते हो, उनकी नकल करते हो। ओके, नेक्स्ट है पर्सनल एक्सपीरियंस। बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हमारे पास अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आती है। It is defined as gaining of knowledge by being personally involved in an event, a situation or circumstances। तो बहुत सारी चीजें हैं जब हम वो कुछ करते हैं तो हमें पर्सनल एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज आना शुरू हो जाती है। बोरोइंग रोल मॉडलिंग के बाद जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो है पर्सनल एक्सपीरियंस। For example, observing injection again and again in clinical settings as nurses to learn how to inject medicine। फॉर एग्जाम्पल जब आप वार्ड में बार बार देखते हो कि इंजेक्शन कैसे लगाना है उसको ऑब्जर्व करते हो तो एक टाइम आते आपको भी इंजेक्शन लगाना आ जाता है। तो ये नॉलेज आई कहाँ से आपके पास, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस से ये नॉलेज है। पर्सनल एक्सपीरियंस को देखते हुए बैनर ने क्वालिटेटिव स्टडी की टू आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ एक्सपीरियंस इन डेवलपिंग क्लिनिकल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। तो उसने 5 लेवल रखे। नंबर 1 नॉइस, बिल्कुल न्यू। नंबर 2 एडवांस बिगनर। नंबर 3 कॉम्पिटेंट। नंबर 4 प्रोफिशिएंट एंड नंबर 5 एक्सपर्ट। तो पर्सनल एक्सपीरियंस को यूज करते हुए सबसे पहले लेवल पे आप नॉइस होते हो, यानी कि न्यू नर्सिस। अभी उसके बाद वाले लेवल में थोड़े से एडवांस बिगिनर में आ जाते हो, फिर आप कॉम्पिटेंट हो जाते हो। कॉम्पिटेंसी के बाद आप प्रोफिशिएंट और प्रोफिशिएंट के बाद आप एक्सपर्ट हो जाते हो। उस चीज़ का नॉलेज आपको एक्सपर्टीज में ले आता है। ओके, नेक्स्ट सोर्स है वो है ट्रायल एंड एरर। Trial and error क्या है? It is defined as an approach with unknown outcome which is used in a situation of uncertainty where other sources of knowledge are unavailable। ट्रायल एंड एरर में आप प्रैक्टिस करते रहते हो।
एक बार सही चीज़ थी, गलत हो गई, फिर गलत हो गई, गलत होते-होते वो खुद ही सही हो जाती है। तो इस वाले प्रोसीजर को ट्रायल एंड एरर कहते हैं। जहाँ पे कुछ सिचुएशन में आप अनसर्टेन होते हो और कुछ नॉलेज जो है वो अनअवेलेबल होता है, तो आप अपनी ट्राई करते रहते हो उस चीज़ को, तो इससे जो नॉलेज आता है उसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर। Because each patient responds uniquely to a situation, there is uncertainty in nursing practice, hence nurses must use trial and error in providing nursing care. क्योंकि हर पेशेंट का रिएक्शन डिफरेंट होता है डिफरेंट प्रोसीजर पे, तो आपको ट्रायल एंड एरर करके जो नॉलेज आएगा वो इफेक्टिव होगा इन प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर। कॉम्पिटेंट और प्रोफिशिएंट में डिफरेंस ये है कि कॉम्पिटेंट का अगला एडवांस लेवल जो है वो प्रोफिशिएंट है। प्रोफिशिएंट मीन्स फुल्ली नॉलेजेबल रिगार्डिंग प्रोसीजर और अपनी किसी भी एक्सपर्टीज का आप कह लो। तो कॉम्पिटेंट के बाद प्रोफिशिएंट आ जाता है, प्रोफिशिएंट के बाद आपके पास और कोई लेवल नहीं होता, वो एंड लेवल है कि आप इतने एक्सपर्ट हो जाते हो उस चीज़ में कि आप प्रोफिशिएंट हो जाते हो। हम ट्रायल एंड एरर कर रहे थे विद दिस स्ट्रेटजी नॉलेज इज गेन्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस बट ऑफन इट इज नॉट शेयर्ड विद अदर्स। तो आप अपनी ट्राई करते करते चीज़ों को लर्न करते हो, लेकिन ये वाला एक्सपीरियंस आप दूसरों के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि ये ट्रायल एंड एरर है, गलती कर करके आपने सीखा होता है। तो आप इतने इसमें एक्सपर्ट नहीं होते कि ये चीज़ आप दूसरों के साथ भी शेयर कर लो। The trial and error approach to acquiring knowledge also can be time-consuming because you may implant multiple interventions before finding one that is effective. वही बात है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, जो मैंने आपको पहले की कि आप ट्राई करते रहते हो और फिर कहीं जाके आपको पता चलता है कि ये वाली चीज़ जो थी वो ठीक थी और वो करनी है, तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है। बहुत वेरी ट्रायल एंड एरर मेथड जो है वो वेरी टाइम कंज्यूमिंग है। There also is a risk of implanting nursing actions that are determinants to a patient health. तो क्योंकि ट्रायल एंड एरर है, आप ट्राई करते रहते हो, तो इसमें पेशेंट की हेल्थ की जो है वो रिस्क पे होती है कि जब आप एरर पे करोगे तो उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए, वो पेशेंट के लिए हार्मफुल ना हो। If studies are conducted on nursing intervention, selection and implementation of intervention needs to be based on scientific knowledge rather than on trial and error. तो आप ये नॉलेज किसी के साथ शेयर इसलिए नहीं करते क्योंकि ये साइंटिफिक नॉलेज नहीं होती, ये बेस्ड रहती होती है ट्रायल एंड एरर के ऊपर, और मोस्टली सुइटेबल या गुड नॉलेज है वो बेस्ड होनी चाहिए साइंटिफिक मेथड के ऊपर रादर देन ऑन ट्रायल एंड एरर। तो कुछ स्टूडेंट को समझ नहीं आई पिछली वाली स्लाइड, ये वाली मैं रिपीट कर देती हूँ। नॉइज़ है वो सबसे पहले वाला लेवल है, जो कि अभी आप क्लिनिकली साइड पे बिल्कुल नॉइज़ हो, ठीक है। फिर जैसे जैसे आप जब स्टाफ नर्स बनोगे तो स्टार्टिंग में आप एडवांस बिगिनर होगे, जब आप इंटर्निस्ट बनोगे आप एडवांस बिगिनर होगे, जब आप स्टाफ बन जाओगे आप कॉम्पिटेंट हो जाओगे, और फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आप प्रोफिशिएंट होते जाओगे और एट द एंड आके 20-25 साल के बाद आप लोग उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। तो प्रोफिशिएंट का अगला लेवल होता है एक्सपर्ट, और एक्सपर्ट के बाद कोई लेवल नहीं होता। फिर ट्रायल एंड एरर की क्लियर। ओके, नेक्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो है इंट्यूशन। इंट्यूशन गट फीलिंग को भी कहते हैं।
Intuition is an insight or understanding of a situation or event as a whole that really cannot be explained logically. मतलब बहुत सारी चीज़ों में हमें ऐसा लग रहा होता है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, उसको कहते हैं इंट्यूशन, जो कि हमारी गट फीलिंग होती है, वो लॉजिक बेस्ड नहीं होती, बस हमें लग रहा होता है कि ऐसा करना चाहिए तो ऐसा चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी तो हम कर देते हैं। वो इलॉजिकल होती है, लॉजिकल बेस्ड नहीं होती, उसको कहते हैं गट फीलिंग। तो ये भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज है। जैसे कि आप कहें कि मुझे लग रहा है कि इस वाली वेन में कैनुला इंसर्ट हो जाएगा, और तो वो वेन विजिबल नहीं होती, देखने में वो नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होता है और आप वो काम करते हो, वो हो भी जाता है। तो ये किसके बेस पर है? इंट्यूजन पे, गट फीलिंग पे। Some nurses can intuitively recognize when the patient is experiencing a health crisis. Using the intuitive knowledge, these nurses can assess the patient condition, intervene, and protect the physician as needed for medical intervention. तो वही बात आ गई, पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए हेल्थ क्राइसिस में बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंट्यूजन बेस करनी होती हैं, और चाहे लॉजिकली वो हमें पेशेंट इतना स्टेबल लग रहा हो, हमें ना ही लग रहा हो कि पेशेंट की कंडीशन जो है वो ज़्यादा सीरियस है, लेकिन हमें इलॉजिकली लग रहा होता है कि पेशेंट जो है वो स्टेबल कंडीशन में जा सकता है, तो आप फिजिशियन को जो है वो कॉन्टैक्ट कर लेना चाहिए, उसको कोई मेडिकल इंटरवेंशन दे देनी चाहिए, हालांकि लॉजिकली पेशेंट जो है वो हमें स्टेबल नजर आ रहा होगा। तो इसको कहते हैं इंट्यूजन। ये वाला सोर्स ऑफ नॉलेज इंट्यूजन कहलाता है। जब मैं आपसे पूछती हूँ कि क्लियर, तो थोड़ा टाइम पहले आप मुझे देखने में दिया करो कि क्लियर होगा कि नहीं होगा, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड बोला करूँ। तो आप मुझे रिस्पॉन्स दिया करें, फिर मैं बोलूँगी। ऑडियो नहीं आ रही, मैं तब चुप हो गई होती हूँ ताकि मैं आप लोगों के रिस्पॉन्स देखूँ। कि अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मैं उसी स्लाइड को उसी टाइम उसको रिवाइज करती हूँ। ठीक है, तो परेशान ना हो तो कि आवाज़ नहीं आ रही, जो पूछा जाता है उसका जवाब दिया करो। ओके, कुछ बच्चों को ये वाली साइड समझ नहीं आई। इंट्यूजन क्या है? जो हमारी गट फीलिंग है, जो हमें लग रहा होता है। तो फिर बहुत सारी नर्सेज हैं वो रिकॉग्नाइज करती हैं पेशेंट को इंट्यूटिवली। देखने में मेरी हमें बिल्कुल ठीक लग रहा होता है, लेकिन हमारे इंट्यूजन बेस्ड नॉलेज हमें बता रही होती है कि पेशेंट जो है वो वर्स्ट कंडीशन में जा सकता है, तो अब डॉक्टर को इसकी कंडीशन जो है वो बता देनी चाहिए, और कोई ना कोई इंटरवेंशन जो है वो इस पेशेंट पे कर देनी चाहिए। तो ये वाली चीज़ें इंट्यूटिवली, मतलब हमारी गट फीलिंग हमें बता रही होती है। देखने में वो चीज़ें लॉजिकल नहीं होती, लेकिन गट फीलिंग से ये नॉलेज आती है कि ये पेशेंट जो है वो वर्स्ट कंडीशन में जा सकता है, तो उस कंडीशन को वर्स्ट होने से पहले ही उसकी जो है इंटरवेंशन कर दी जाए या ट्रीटमेंट कर दिया जाए। नहीं, पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे गट फीलिंग नहीं होती है, हमारी अपनी होती है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस करी होती है। अपने पर्सनल पास्ट एक्सपीरियंस आप कह सकते हो, दूसरे लोगों के नहीं। तो अपने पर्सनल पास्ट एक्सपीरियंस के पे आप कह सकते हो कि गट फीलिंग या इंट्यूजन बेस्ड स्टडी होती है। ट्रेडिशन में लोगों के पास्ट एक्सपीरियंस के साथ जो हमने पढ़ा ट्रेडिशन में, और इंट्यूजन में अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे। इंट्यूजन नॉलेज का सोर्स है, लेकिन ये लॉजिकल नहीं होता, इलॉजिकल। इसकी कोई लॉजिक नहीं होती कि हम उसको साइंटिफिकली प्रूव कर सकें कि ये इस तरह, लाइक अगर हम कहते हैं पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिक है, तो हमारे पास उसका ब्लड शुगर लेवल आता है, हम उसको साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं कि वो हाइपोग्लाइसीमिक है क्योंकि उसका ब्लड शुगर लेवल इतना है, लेकिन इंट्यूजन में हम उस चीज़ को प्रूव नहीं कर सकते। हमें बस अपनी गट फीलिंग से पता चल रहा होता है कि ये पेशेंट जो है हो सकता है वर्स्ट कंडीशन में चला जाए। ठीक है, क्लियर?
Next है reasoning. It is defined as the processing and organizing of ideas in order to reach conclusion. Reasoning क्या है? इसमें हम ऑर्गेनाइज करते हैं और प्रोसेस करते हैं चीज़ों को कंक्लूजन में पहुंचने के लिए। इसकी दो टाइप्स हैं, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव में क्या करते हैं, स्पेसिफिक टू जर्नल जाते हैं और डिडक्टिव रीजनिंग में जनरल टू स्पेसिफिक। इंडक्टिव रीजनिंग क्या है? इट इज डिफाइंड एज डेवलपिंग जनरलाइजेशन फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी फाइनल ईयर की जो है वो रिसर्च की नॉलेज अच्छी है, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन हो गई, फिर मैं इसको जनरलाइज कर दूंगी सारे फाइनल ईयर के जितने भी कॉलेजेस हैं उनके स्टूडेंट के ऊपर के सारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट जितने भी हैं उन सब की नॉलेज है वो रिसर्च पे अच्छी है। तो ये हो गया इंडक्टिव रीजनिंग, मतलब स्पेसिफिक ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को और फिर उनकी जो फाइंडिंग आती है उसको जनरलाइज कर देते हैं सारों के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि चाइनीज, मैं एक चाइनीज देखूँ जिसकी हाइट बढ़ती है विद स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, या मैं उसको अप्लाई कर दूँ सारे चाइनीज के ऊपर कि सारे चाइनीज की हाइट बढ़ती होती है, ठीक है। तो ये होती है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्लियर? एग्जाम्पल है inductive reasoning की। John is an excellent swimmer. His family has a swimming pool. John's sister Mary must also be an excellent swimmer. अब इसमें हमने ऑब्जर्व किसको किया? जॉन को, कि वो एक्सीलेंट स्विमर है, उसकी सिस्टर जो है वो भी एक एक्सीलेंट स्विमर होगी। तो ये हो गया इंडक्टिव। कि हम स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं। ऑल ब्राउन डॉग्स इन द पार्क टुडे आर स्मॉल डॉग। जितने भी छोटे डॉग्स थे वो सारे ब्राउन कलर के हैं। ये होगी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन कि हमने इसको जनरलाइज कर दिया कि जितने भी स्मॉल डॉग की इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? इट इज डिफाइंड एज डेवलपिंग स्पेसिफिक प्रेडिक्शन फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल्स। इसमें हम जाते हैं जनरल टू स्पेसिफिक। इंडक्टिव रीजनिंग में हमने स्पेसिफिक ऑब्जर्व किया और उसको जनरलाइज कर दिया। डिडक्टिव भी इंडक्टिव का उलट है, इसमें हम जनरली ऑब्जर्व करेंगे और फिर उसको स्पेसिफिक पे अप्लाई कर देंगे। लाइक एग्जांपल्स, Dina is in Mrs. Jones' class. Mrs. Jones' class is in the library. Dina will be in the library. Same like all noble gases are stable. सारी noble gases हैं वो stable है। तो ये जनरल है ना, noble gases के जनरली बता रहे हैं उसके बारे में। तो हीलियम इज अ नोबल गैस, तो हीलियम इज स्टेबल, क्योंकि हीलियम भी नोबल गैस है तो हीलियम भी स्टेबल होगी। तो ये हम आगे जनरल टू स्पेसिफिक। Another example, all numbers ending in 0 or 5 are divisible by 5। The number and observation की हमने उसको स्पेसिफिक किया कि 35 पे एंड हो रहा है 5 पे, तो ये भी 5 पे डिवाइडेबल होगा। तो ये थी डिडक्टिव रीजनिंग। क्लियर? रीजनिंग क्लियर सारे बच्चों को? आप सारे अपने अपने रैंडस लगवाओ, फिर रैंडस के बाद जितना बड़ा है उसको रिवाइज कर अपनी अपनी रैंडस लगवाएं प्लीज।
अपने नाम के आगे प्रेजेंट लिखते जाएं, मुझे अपनी अटेंडेंस करवाएं। डबल डबल प्रेजेंट नहीं लगाया करो बच्चों, बस एक ही बार लगाया करो। रीजनिंग को रिवाइज कर देते हैं। रीजनिंग क्या है? इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेसिंग एंड organizing of ideas in
ऑर्डर टू रीच कंक्लूजन, इसमें हम प्रोसेस करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं आइडिया को कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। इसकी दो टाइप है, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव में स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं और डिडक्टिव में जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं। Inductive reasoning, it is defined as developing generalization from specific observation. इसमें हम स्पेसिफिकली चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। John is an excellent swimmer. Though an excellent swimmer है, his family has a swimming pool. John's sister Mary must also be an excellent swimmer. क्योंकि जॉन एक्सीलेंट स्विमर है, ये हमारी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन थी, फिर हमने इसको जनरलाइज कर दिया जॉन की सिस्टर के ऊपर भी, कि जो जॉन की सिस्टर है वो भी एक्सीलेंट स्विमर होगी। ऑल ब्राउन डॉग्स इन द पार्क वुड आर स्मॉल डॉग, ये स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन थी कि सारे जो ब्राउन डॉग हैं पार्क में वो छोटे हैं। देयरफॉर हमने इसको जनरलाइज कर दिया कि सारे स्मॉल डॉग्स हैं वो भी ब्राउन होंगे। तो ये थी एग्जांपल इंडक्टिव रीजनिंग की। हम जाते हैं फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। स्पेसिफिक टू जनरल, इसमें हम जनरली चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और उनको स्पेसिफिकली अप्लाई कर देते हैं। तो डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो इंडक्टिव रीजनिंग उलट है या फिर रिवर्स है उसको। जीना इज इन मिसेस जोन्स क्लास, जीना जो है वो मिसेस जोन्स की क्लास में पढ़ती है। तो मिसेस जॉन क्लास इज इन दी लाइब्रेरी, मिसेस जॉन की जो क्लास है वो लाइब्रेरी में हो रही है। इट मींस कि जीना विल बी इन दी लाइब्रेरी, जो जीना है वो लाइब्रेरी के अंदर है। मतलब हमने जनरली ऑब्जर्व करके जीना को स्पेसिफिकली अप्लाई कर दिया, तो ये हो गई डिडक्टिव। इसी तरह जनरली हम कहते हैं कि ऑल नोबल गैसेस आर स्टेबल, सारी नोबल गैसेस जो है वो स्टेबल है। तो हीलियम को हमने स्पेसिफिक कर दिया, हीलियम इज अ नोबल गैस, सो हीलियम इज स्टेबल। तो हीलियम क्योंकि नोबल गैस है इसलिए हीलियम जो है वो स्टेबल है। ऑल नंबर एंडिंग इन 0 एंड 5 आर डिवाइडेबल बाय 5, सारे नंबर 0 और 5 पे एंड होते हैं वो 5 पे डिवाइडेबल है। देयरफॉर नंबर 35 एंड्स विद अ 5, क्योंकि वो भी 35 नंबर 5 पे एंड हो रहा है, सो इट मस्ट बी डिवाइडेबल बाय 5। हमने इसको स्पेसिफिक कर दिया तो ये भी 5 पे डिवाइड होगा। ठीक है, क्लियर? अभी तक जितना लेक्चर पढ़ा वो क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है, कोई चीज स्लाइड समझ नहीं आई तो आप मुझे चैट में बताओ, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाती हूँ। ओके, आपको इस लेक्चर की एक एक्सेस जो है वो स्लैम पे हो जाएगी। स्लैम पे आपने अपनी ईमेल आईडी के साथ अकाउंट बनाना है। वो वाली ईमेल आईडी जो आपने अपनी क्लास एडवाइजर को लिखवाई थी, उन ईमेल आईडी के साथ आप अपना अकाउंट बनाओ वहाँ पे, और वहाँ पे आपको लेक्चर की अटैचमेंट मिलेगी। पहले उसकी डिस्क्रिप्शन दी होगी, यूनिट की, उसके ऑब्जेक्टिव बताए होंगे, उसके साथ ही नीचे पीडीएफ में अटैचमेंट होंगी। तो मेरे सारे लेक्चर्स वहाँ पे पड़े हुए हैं, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। फिर भी अगर कोई इशू है तो आप मुझे बता दो, उसके लेक्चर तक एक्सेस है आपकी यहाँ पे नहीं। ओके, पहले हमने जनरल सोर्स पढ़े थे जिससे नॉलेज आई। अब हम पढ़ेंगे नर्सिंग रिसर्च के थ्रू कौन से प्रोसेस हैं जिनसे नर्सिस के पास नॉलेज आई। तो ये तीन थे। नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग,
Problem solving is a method of gaining knowledge regarding specific topic. Problem solving method है जिसमें हम एक specific topic के ऊपर knowledge gain करते हैं. It involves the systematic identification of a problem, determination of goals related to the problem, identification of possible approaches to solve the problem. इसमें हम क्या करते हैं सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टमैटिक प्रोसेस है इसके कुछ ना कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं एबर्टली या रैंडमली हम उन स्टेप्स को फॉलो नहीं करते बल्कि डिसिप्लिन वे में उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम नॉलेज गेन करते हैं या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और फिर नंबर वन है इसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम जो स्टेप नंबर वन है सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या सेकंड पे क्या करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स रिलेटेड टू द प्रॉब्लम कि हम गोल बनाते हैं जस्ट लाइक आपका नैंडा जो है नैंडा के स्टेप जो फॉलो करते हो सबसे पहले आप असेसमेंट करते हो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो कि प्रॉब्लम है क्या उसके बाद आप डायग्नोस बनाते हो तो ये सारी चीजें नैंडा के थ्रू जो आप पेशेंट केयर प्रोवाइड करते हो ये वाली नॉलेज आपके पास रिसर्च बेस्ड है और रिसर्च में कौन सा मेथड है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का देन आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉसिबल अप्रोचेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम आप डिफरेंट अप्रोचेस देखते हो डिफरेंट इंटरवेंशन देखते हो कि कौन सी इंटरवेंशन करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी फिर आप इम्प्लीमेंट करते हो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अप्रोच और लास्ट पे आप एवेलुएट करते हो कि आपका गोल अचीव हुआ या फिर नहीं हुआ तो उसकी बेस्ट एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्विंग की नैंडा का डायग्नोस आ जाता है जो आप पूरा पहले असेसमेंट करते हो फिर डायग्नोस बनाते हो फिर प्लानिंग करते हो फिर इम्प्लीमेंटेशन एंड देन एवेलुएशन वो जो 5 स्टेप आते हैं वही इसमें भी आते हैं इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं प्रॉब्लम डेफिनेशन सबसे पहले पहला स्टेप क्या है प्रॉब्लम को आप डिफाइन करते हो देन एनालाइज करते हो प्रॉब्लम को फिर पॉसिबल सॉल्यूशन देखते हो सॉल्यूशन को एनालाइज करते हो कि कौन सा बेस्ट है फिर जो बेस्ट वाला सॉल्यूशन होता है उसको आप अप्लाई करते हो और फिर एवेलुएट करते हो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या फिर नहीं हुई तो ये वाले सारे जो है वो स्टेप्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के ये रिसर्च के थ्रू जो नॉलेज गेन हुई है वो थी एक बार सारा रिवाइज कर देती हूँ आज हमने पढ़े सोर्स ऑफ नॉलेज ठीक है कि नर्सिंग के बाद जो नॉलेज है वो कहाँ से आई या नर्सिंग प्रोफेशन में जो नॉलेज है वो कहाँ से आई तो इसके डिफरेंट सोर्सेज थे सबसे पहला था ट्रेडिशन ट्रेडिशन जो है वो बेस कर रहा होता है रस्म रिवाज के ऊपर मतलब पुराने तरीके जो चले आ रहे हैं उन्हीं को हम भी फॉलो कर लेते हैं जो पहले पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनी हुई है उन्हीं को हम फॉलो करते हैं ठीक है दूसरा जो था वो था अथॉरिटी अथॉरिटी में जो एक्सपर्ट लोग होते हैं जिनके पास एक्सपर्ट नॉलेज होता है उनको हम अथॉरिटी कहते हैं इसका सेकेंड नेम विजडम भी है आपके कॉलेज में अथॉरिटी वाले लोग हैं वो आपके टीचर हैं और क्लिनिकल साइड में क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर हो गए या जो वहाँ की हेड नर्स स्टाफ नर्स हैं वो अथॉरिटी है वहाँ से नॉलेज आई थर्ड पे आ जाता है बोरोइंग बोरोइंग ये कि उधार लेना हम जो नॉलेज दूसरे डिसिप्लिन से या दूसरी फील्ड से लेते हैं वो बोरोइंग आ गया उसके बाद है रोल मॉडलिंग कि हम इमिटेट करते हैं एक्सपर्ट नर्सिस को टीचर्स को तो हमारे पास नॉलेज उनकी इमिटेशन के थ्रू जो आती है उसको रोल मॉडलिंग कहते हैं फिर पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत सारी चीज़ें हम पर्सनली कर रहे होते हैं उस सिचुएशन में जब हम उसमें पर्सनली डील करते हैं तो भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हमारे पास नॉलेज आ जाती है देन था ट्रायल एंड एरर हम बार बार एक चीज़ को करते हैं गलत करते 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 वो सही भी हो जाती है तो वो भी हमारे पास नॉलेज आ जाती है कि किस तरह से हम चीज़ें करेंगे तो ये सही हो जाएगी ये इतनी अच्छी नॉलेज का सोर्स नहीं है ना ही हम उसको दूसरों के साथ शेयर करते हैं उसके बाद था इंट्यूजन गट फीलिंग जो गट फीलिंग के ऊपर बेस कर रही है हमारी नॉलेज हमें जो लगता है वो हमारे अपने पर्सनल पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से हो सकता है फिर था रीजनिंग रीजनिंग में आ जाता है इंडक्टिव और डिडक्टिव इंडक्टिव में जाते हैं स्पेसिफिक टू जर्नल और डिडक्टिव में जाते हैं जर्नल टू स्पेसिफिक और उसके बाद आ गया प्रॉब्लम सॉल्विंग ये प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है मेथड ऑफ गेनिंग नॉलेज रिगार्डिंग स्पेसिफिक टॉपिक और इसमें हम सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप चलते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आज के लिए इतना ही बाकी हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे
अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो. Okay then, Allah Hafiz.